हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसका कोड है 346 बीटी वर्ष 2023 का दूसरा सेट। ये वीडियो इस सेट का दूसरा पार्ट है। पहले एक पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के 3 तक के सभी खंड को सॉल्व किया है और इस वीडियो में सवाल नंबर 4 के सभी खंड को सॉल्व करेंगे, जो कि कुल 5 सवाल हैं। इन्हीं 5 सवालों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो इस टॉपिक को समझते हैं। सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट। सवाल में दिया गया है कि प्रकाशिक तंतु के बारे में बताना है और क्रांतिक कोण के बारे में। तो क्रांतिक कोण उस समय उत्पन्न होता है जब अपवर्तन हो रहा हो और लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। सघन से विरल माध्यम में जा रही हो तो कुछ विशेष आपतन कोण पर आर की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री हो जाती है। जैसे अलग अलग यहाँ पे आपतन कोण होगा, ये वाला कोण जब आई की वैल्यू और थोड़ी छोटी करेंगे तो ये किरण तो अंदर रहेगा, यानी दूसरे माध्यम में जाएगा। लेकिन जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जब R 90 हो जाएगा। उसके बाद अगर आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो अब वहाँ पे परावर्तन होने लगेगा। तो इसका जवाब हम लोग लिखते हैं कि अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण C से दिखाया जाता है। क्रांतिक कोण C कहते हैं। ये इसका जवाब हो गया। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण C से दिखाया जाता है। ये एक पार्ट इसका हो गया। अब इसमें आगे कहा है कि प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए, यानी प्रकाशिक तंतु किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो वास्तव में 3 लेयर में होती है, तो हम लोग इसके 2 लेयर पर समझते हैं कि ये एक लेयर है और एक ये लेयर है, यानी समझ लो 2 सिलेंडर्स हैं। हम ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहे हैं और सबसे टॉप पर इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। तो ये जो होता है ये होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम ये कांच का अक्सर बना होता है। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, अब इसके ऊपर जो सिलेंडर है, यानी जो इसके चारों तरफ मीडियम है, ये होता है विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं 1.5 है, तो इसका थोड़ा सा कम रहेगा, यानी ये जो इतना दूर का जो एरिया है चारों तरफ, ये होता है विरल माध्यम और ये होता है सघन माध्यम। ये है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर।
तो ये कैसे काम करता है ये हम एक लेयर बना के दिखा रहे हैं। ये आपका सघन माध्यम है। अब मान लेते हैं लाइट इस पर आपतित हो रही है, किसी एंगल पर भेजा गया। तो अगर इस I की वैल्यू यदि I ग्रेटर देन C, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, यानी इसको और बढ़ा देंगे तो अब परावर्तन होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर I की वैल्यू C से बड़ी हो गई तो अब ये लाइट यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, बल्कि इसी माध्यम में वापस आ जाएगा। तो अब जो कोण ये है वही कोण यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब ये प्रकाश इसी तंतु के अंदर से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। तो इसके जरिए से सूचनाओं को इधर से उधर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे लाइट को सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ भेजा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, जिससे प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बजाय परावर्तित होती है प्रकाशिक तंतु के भीतर, और प्रकाश के वेग से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो कभी कभी ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, किस नियम पर? तो ये अपवर्तन के नियम पर काम करता है, और ये एक विशेष स्थिति होती है जब इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाता है। तब यहाँ पे अपवर्तन के बजाय परावर्तन की घटना होती है और सूचनाएं बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो यह सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट का जवाब। अगला सवाल चौथे का दूसरा खंड। एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻9 जूल है। यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए। सवाल नंबर 4 और इसका दूसरा पार्ट। इसमें दिया हुआ है धातु का कार्यफलन W या फाई से मान लो दिखा देते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2.5 × 10⁻9 की घात जूल। इतना जूल इसका है कार्यफलन, यानी न्यूनतम इतनी ऊर्जा का यहाँ पे प्रकाश किरण आना चाहिए, तब जाके फोटॉन उत्सर्जित होंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन। अब कहा है इस पर आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो दिया गया है कि ये तो कार्यफलन है, न्यूनतम इतनी ऊर्जा चाहिए। तो अगर मान लो इसके ऊपर आपतित प्रकाश जो आ रहा है उसकी आवृत्ति न्यू मान लेते हैं यहाँ पे, और वो दिया हुआ है 6 × 10⁻14 की घात हर्ट्ज। तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी ये पता कर लेते हैं। आपतित प्रकाश की ऊर्जा उसको चलो ई से दिखा देते हैं। ये हो जाएगा H न्यू 6.6 या 6.63 10 पे ऋण 34 और 6 × 10⁻14। तो 6 का 6 में गुणा 36, 6 का 6 में 36 3 39, यानी 39.6 और 10 पे पावर ऋण 20 या 3.96 10 पे पावर ऋण 19 जूल। ये है आपतित प्रकाश की ऊर्जा। अब यहाँ पे आप देखो कि कार्यफलन और आपतित प्रकाश की ऊर्जा, तो यह आपतित प्रकाश की ऊर्जा ही कम है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं उत्सर्जित होंगे तो संस्तब्ध विभव अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि E <W, यानी आपतित प्रकाश की ऊर्जा ही कम है, कम से कम तो इतनी होनी चाहिए और उससे ऊपर रहेगा तब उत्सर्जन होगा, लेकिन ये तो वैल्यू इससे कम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि E <W, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, अतः
संस्तब्ध विभव अनंत होगा। ये इसका जवाब हुआ सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड। बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए और बायो सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक लिखिए या निकालिए। सवाल है सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड, बायो सेवर्ट का नियम। तो इन्होंने दिया था एक सूक्ष्म लंबाई या अल्प लंबाई के तार के लिए जिसकी लेंथ dl है और उससे किसी दूरी पर पॉइंट P है जिसको इन्होंने एक कोई रेगुलर एंगल ले लिया थीटा और ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे इन्होंने निकालना चाहा चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर और इसकी लेंथ ये है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्प लंबाई के धारावाही चालक तार dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इन्होंने लिखा कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो dl के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है और यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके बीच बनने वाले एंगल के साइन के अनुक्रमानुपाती होती। इन्होंने यही इतनी सारी बात कही थी। तो इन सभी चारों समीकरण को आप ऐड कर दो और आपको बायो सेवर्ट का समीकरण मिल जाएगा। तो dB अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अगर हम इस यही है इनका नियम। अगर हम इस अनुक्रमानुपात को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जो कि होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब इसमें एक पार्ट और कहा था कि म्यू नॉट का मात्रक निकालो। तो म्यू नॉट का मात्रक अगर लिखेंगे तो सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। dB 4 पाई r स्क्वायर से गुणा हो गया और डिवाइडेड हो जाएगा I dl साइन थीटा से। तो मात्रक क्या होगा म्यू नॉट का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला या और दूसरा मात्रक भी लिख सकते हो। 4 पाई एक नंबर है, r का मात्रक मीटर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। I करंट है इसका मात्रक हो गया एम्पियर। dl लंबाई है इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। साइन थीटा का मात्रक नहीं होगा तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और ये नीचे एम्पियर रहेगा। तो मात्रक इसका बचेगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये इसका हो जाएगा मात्रक। यह है सवाल नंबर 4 के तीसरे खंड का जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो और इस विचलन के लिए आपतन कोण भी बताओ। तो सवाल नंबर 4 है इसका चौथा खंड। कंडीशन इन्होंने दिया है कि समबाहु प्रिज्म है। तो अगर समबाहु प्रिज्म है तो इसमें प्रिज्म कोण कितना होगा। हर भुजा 60 अंश की है। ये हर कोण 60 अंश का है और हर भुजा बराबर होती है तो प्रिज्म कोण हो जाएगा 60 अंश। अल्पतम विचलन इन्होंने दिया है जिसे हम डेल्टा एम से लिखेंगे 1.732। 1.732 को हम करड़ी 3 से भी लिखते हैं। तो इतना चीज इन्होंने दिया है। अपवर्तनांक निकालना है तो अपवर्तनांक n बराबर होता है, ये अल्पतम विचलन को नहीं सॉरी ये अपवर्तनांक है।
अपवर्तनांक, गलत हो गया ये, क्योंकि अल्पतम विचलन एंगल होता है। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। तो n की वैल्यू है √3 इंटू साइन ए बाई 2। ए माने 60, 60 बटे 2 यानी 30। एक बार लिख देते हैं इसको, चलो। साइन 30 यहाँ रहेगा और यहाँ पे रहेगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ही रहने देते हैं। तो साइन 30 का इधर गुणा होगा, 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा करड़ी 3/2। और इधर साइन 60 धन डेल्टा एम बाई 2, तो ये है साइन 60 अंश की वैल्यू बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन से साइन को हटा देंगे तो इधर 60 बचेगा और इधर बचेगा 60 धन डेल्टा एम बाई 2। तो यहाँ से आपको डेल्टा एम की वैल्यू मिलेगी 60 अंश, यानी अल्पतम विचलन कोण का मान हो गया 60 अंश। अब इसमें पूछा आपतन कोण भी बताओ, तो आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं और सूत्र होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 का मान कितना है 60 अंश। चाहे यहाँ रख सकते हो 60, 60, 120 का आधा 60। ये इसका हो गया जवाब। अगला सवाल इसमें देखिए, सवाल नंबर 4 का 5वां खंड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के अंतर्गत यल लंबाई के धात्वीय छड़ को अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस सवाल को हम इसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप विजिट कीजिए प्लेलिस्ट को, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ और भी अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लेलिस्ट का नाम है इंडक्शन, और इसके अंदर आपको टॉपिक खोजनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ। पूरा लगभग 1 घंटे का वीडियो है। आपको ऐसे बहुत सारे सवालों का डेरिवेशन और उन पर आधारित न्यूमेरिकल सिखाया गया है उसमें, और जिसे सीख करके आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत बताई गई बात आपको समझ में आई है। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सलाह या सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।